पहले के ज़माने में कोयले के इंजन वाला ट्रेन हुआ करता था। इस तरह के इंजन में कोयले को जलाया जाता है जिससे कि हीट जनरेटेड होता है और उसी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि ट्रेन चलती है। हमारे कार और मोटर बाइक के पेट्रोल या डीजल इंजन जो भी हो उसमें भी कुछ इसी तरह का मैकेनिज़्म होता है। इंजन के भीतर जो सिलेंडर्स होता है, सिलिंड्रिकल चैम्बर्स, उसमें फ्यूल का कंबस्चन होता है जिससे कि हीट जनरेटेड होता है। उससे आगे पिस्टन घूमता है और पिस्टन घूमने से वही पावर जो है हम डिलीवर करते हैं चक्कों तक, दैट मीन व्हील्स तक, और फिर इसी से व्हील घूमता है और गाड़ी चलती है। इसी का जो स्टडी है, यही जो प्रोसेस है हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन, यही स्टडी जो है इसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है थर्मोस और दूसरा शब्द है डायनामिस। थर्मोस और डायनामिस, इन दो ग्रीक शब्दों से थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ है। थर्मोस शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, ये होता है हीट, और डायनामिस का मतलब फोर्स भी होता है। ग्रीक में फोर्स भी होता है और पावर भी होता है। हीट को यूज़ करते हुए ये जो फोर्स या पावर का जनरेशन है और उसी से जो वर्क किया जाता है, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के स्टडी को ही थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। अगर आप इसके डेफिनेशन को देखें तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ब्रांच है फिज़िक्स का, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसका खूब सारा यूज़ होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट का, मेनली हीट का। इसका मेन रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर होता है वो हीट होता है, और साथ ही साथ उसी के कारण हुए वर्क को हम स्टडी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है वर्क के कारण हीट जनरेट हो, ये भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ ऐसा होने से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर उस पर काम करेंगे तो साथ ही साथ उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में भी चेंज आता है। तो इन सब का एक साथ जो स्टडी किया जाता है, इसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में थोड़ी देर बाद आते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए चलिए एक सैम्पल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर मान ले एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल कंटेनर है, और इसके भीतर कुछ मान ले गैसेस सैंपल है, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अंदर जो है गैसेस सैंपल है। तो इसके लिए चलिए इसका जो फ्रंट एंड है इसे हटाकर इसे देखते हैं। अब इसके भीतर गैस है, इसका मतलब कि बहुत 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 सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, बहुत बहुत सारे यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के पास ऑब्वियसली इसके पास कुछ मास होगा, या फिर आप मोल में इसे अगर मेज़र करें तो हम कह सकते हैं इसके पास एक अमाउंट होगा, मे बी दैट इज़ मास, या फिर हम उसे नंबर ऑफ मोल में मेज़र करें। साथ ही साथ ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें एक टेम्परेचर भी होगा। ये ख़ास एक टेम्परेचर में भी होगा, अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो टेम्परेचर में चेंज होगा। और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है विथ रैंडम वेलोसिटीज़। इस तरह से इसका आर्बिट्ररी मोशन होता है, इस तरह से ये मूव करता है। और ये पार्टिकल्स जो है ये कंटेनर के वॉल में स्ट्राइक करता है, जिस स्ट्राइक के कारण क्रिएट होता है प्रेशर। वॉल में प्रेशर क्रिएट करता है, ये स्ट्राइक करता है, रिबाउंड होता है, इसी प्रोसेस में मोमेंटम में चेंज होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है कुछ, जिससे कि ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर फोर्स हुआ तो हम कह सकते हैं ये वॉल्स पे फोर्स अप्लाई करता है, हेंस इस पे प्रेशर अप्लाई करता है। इसके रैंडम मोशन के कारण, इसके पास जो मोशन है इसके कारण ये प्रेशर भी क्रिएट करता है। ये जो सैंपल है, इस सैंपल की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सैंपल, इसके पास कुछ मास होगा, दैट मीन अमाउंट होगा, इसके पास वॉल्यूम होगा, इसका अपना एक प्रेशर होगा जो कि ये कंटेनर पे ये अप्लाई कर रहा है, और इसका एक टेम्परेचर भी होगा। और साथ ही साथ चूँकि ये मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी भी होगा, जिसे कि इंटरनल एनर्जी कहा जाता है।
ये एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे एनर्जी मिलकर इसे इंटरनल एनर्जी में कंसिडर किया जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि मान ले कि हमने इस पे कुछ हीट प्रोवाइड किया, समहाउ इसमें हीट प्रोवाइड किया गया। नॉर्मली इसे Q से डिनोट किया जाता है। जब हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में तो इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल, कुछ हीट इसमें प्रोवाइड किया गया तो इमीडिएटली आप ये पाएंगे, मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो हम इमीडिएटली ये कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। किसी भी बॉडी में हीट प्रोवाइड करने से इसके टेम्परेचर में चेंज होता है। और आप देखिए, अगर मान ले इस पिस्टन को अगर हम यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं, इस पिस्टन को यहाँ पर मान ले क्लैंप कर दिया गया ताकि पिस्टन मूव न कर सके। अगर ऐसा किया जाए तो आप ये पाएंगे हीट प्रोवाइड करने के कारण इन पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मिलेगा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, ये और तेज़ी से मूव करने लगेगा। और तेज़ी से मूव करने का मतलब ये कंटेनर के वॉल्स में ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करेगा, हेंस ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एंड हेंस प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। सो इस तरह से इसके प्रेशर में होगा इंक्रीमेंट। अब अगर आप देखें यहाँ पर हम इसे क्लैंप न करते, पिस्टन को मूव होने देते, तो ऐसे में क्या होता, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करेगा यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर से इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही ये पिस्टन जो है ये पिस्टन मूव करने लगेगा। ये जैसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, वैसे ही यहाँ पर अंदर ज़्यादा स्पेस होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल जो यूनिट टाइम में स्ट्राइक कर रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम वो घट जाएगा, जिसके कारण कि स्ट्राइक जो है वो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो घट जाएगा। हेंस अप्लाइड फोर्स एंड हेंस अप्लाइड प्रेशर ड्यू टू दीज पार्टिकल्स वो भी घट जाएगा और घट के एडजस्टेड हो जाएगा। जो पहले प्रेशर था वही प्रेशर हो जाएगा, लेकिन ऐसे केस में इसका प्रेशर भले ही ना बढ़े लेकिन इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए, हमने एक सैंपल में हीट प्रोवाइड किया, उस हीट प्रोवाइड करने के कारण इसके टेम्परेचर में चेंज आया और इसके प्रेशर में चेंज आया। मे बी प्रेशर में चेंज ना हो तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ जाए। तो इस तरह का जो स्टडी है हीट प्रोवाइड करने के कारण ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो चेंज आ रहा है, इसी तरह के स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया जाता है, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू जो है ये वैल्यू चेंज होगा। हीट प्रोवाइड करे तो ये चेंज होगा, हीट अगर ले उस सिस्टम से तो भी इनका वैल्यू जो चेंज होगा, इसीलिए वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, किस स्टेट में है वो। तो किसी सैंपल का थर्मोडायनामिक स्टेट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स है इसका वैल्यू कितना है उससे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सैंपल 2 मोल का सैंपल है और उसका वॉल्यूम जो है ये 10 लीटर है, और इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका टेम्परेचर लेट अस से कि ये 300 केल्विन है। तो इस तरह से इसका जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है उस सैंपल का, उस सारे स्टेट वेरिएबल मिल के उसका जो एक स्थिति है, उस सैंपल का जो स्टेट है उसे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे थर्मोडायनामिक स्टेट कहा जाता है। सो दिस इज़ थर्मोडायनामिक स्टेट। अब ये जो सैंपल है जिसे हम स्टडी कर रहे थे, जिसका प्रेशर, जिसका टेम्परेचर, जिसके वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली इसके बाहर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें तो हम स्टडी नहीं कर रहे थे, उनके प्रेशर को हम स्टडी नहीं कर रहे थे, उनके वॉल्यूम को स्टडी नहीं कर रहे थे, उसके टेम्परेचर को भी स्टडी नहीं कर रहे थे। हम स्टडी कर रहे थे इस सैंपल को, हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे इस सैंपल को। तो जिस सैंपल को ऑब्ज़र्व किया जाता है उसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक
इन शॉर्ट हम इसे सिस्टम, सिर्फ सिस्टम भी कहते हैं। सो सिस्टम वो है जिस सैंपल को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर ये वो सैंपल है जिसे स्टडी किया जा रहा है, जो अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन है, जिसके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इसे सिस्टम कहा जाता है। और सिस्टम छोड़ के बाकी जो भी है उसे कहा जाता है सराउंडिंग्स। मतलब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सारे मिलकर हो जाता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स। और ये कंटेनर जो है ऑब्वियसली सिस्टम और सराउंडिंग्स के बाउंड्री का काम कर रहा है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बाउंड्री। अब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हो सकता है उस सिस्टम कुछ ऐसा हो कि पिस्टन क्लैम्प्ड रहे। तो पिस्टन अगर क्लैम्प्ड रहेगा तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होगा बट प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। अगर ये क्लैम्प्ड ना हो तो ऑब्वियसली प्रेशर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट होके वो एडजस्ट हो जाएगा, आगे चल के वॉल्यूम इंक्रीज़ करके वो एडजस्ट हो जाएगा। हो सकता है सिस्टम ऐसा हो जहाँ पर कि हीट का लेन देन ना हो, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ना जाए, पर आप पिस्टन को दबा के खींच के इस सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा करके आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि इंटरनल टेम्परेचर में चेंज हो। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो अलग अलग तरह का सिस्टम बन सकता है। हो सकता है कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें कि हीट का एक्सचेंज ना हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि वर्क ना किया जा सके, मतलब उसे कंप्रेस करके वर्क ना किया जा सके, ऐसा भी हो सकता है सिस्टम। और ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि इसमें आप हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें वर्क भी कर सकते हैं, उसमें इवन मैटर भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। मेनली जब हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं उस समय थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसे हम 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। मेन 5 कैटेगरीज में हम इसे कैटेगराइज करते हैं। पहला जो सिस्टम है इसे कहा जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें कोई रोक टोक है नहीं। आप इसमें कुछ प्रोवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन उसमें मैटर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे किचन में जो पॉट होता है, किसी भी तरह का पॉट ले लें। अब इस पॉट में क्या होगा, मान लें कि इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी है। अब देखिए इसे हम गर्म भी कर सकते हैं, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हम इसमें हीट प्रोवाइड भी कर सकते हैं और ये हीट लूज़ भी कर सकता है। सो हीट का एक्सचेंज हो सकता है। मैं हीट को Q से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और अगर हम एक चम्मच लेते हैं और चम्मच लेके इसे घोलने लगते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा इसे घोलने से हम इस पे काम कर रहे हैं। वही काम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में वही काम यूज़ होगा। दैट मीन हम इसमें काम भी कर सकते हैं, वर्क का भी यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं, यहाँ से थोड़ा पानी बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन यहाँ पर जो मास है, मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। ओपन सिस्टम, एक बार मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इसमें मास का भी एक्सचेंज होता है और इसमें जो है हीट का भी एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ इसमें जो है वर्क किया भी जा सकता है इस पे और इससे वर्क लिया भी जा सकता है। सो इन दैट सेंस यहाँ पर हम तीनों में टिक कर देते हैं। ओपन सिस्टम में ये सब एक्सचेंज हो सकता है। अब दूसरा आता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि क्लोज्ड सिस्टम में हम मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें मास का एक्सचेंज ना हो लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है और उसमें वर्क भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, इस तरह का एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस तरह से एक पिस्टन लगा हुआ है। सो पिस्टन लगा होने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए पिस्टन लगा होने के कारण मास का एक्सचेंज और पॉसिबल नहीं है।
और ये एक मेटालिक कंटेनर है मान ले, तो मेटालिक कंटेनर होने के कारण हीट का यहाँ पर एक्सचेंज जो है ये पॉसिबल है। सो हीट का एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल है, और पिस्टन को ऊपर नीचे करते हुए हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। पिस्टन को नीचे या ऊपर करते हुए वर्क का एक्सचेंज किया जा सकता है। सो यहाँ पर मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और हम यहाँ पर अगर टिक करते हैं तो क्लोज्ड सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है, और वर्क जो है इस पे किया भी जा सकता है, और ये भी सराउंडिंग्स पे वर्क रिटर्न भी कर सकता है। सो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी में चलिए लास्ट कैटेगरी को पहले देख लेते हैं, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम तीसरा और चौथा कैटेगरी में आते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर न तो मास का एक्सचेंज हो सकता है, न ही हीट का एक्सचेंज हो सकता है, और उसमें न तो वर्क किया जा सकता है, न ही हम उससे वर्क ले सकते हैं एनी हाउ। आपने फ्लास्क देखा है, तो फ्लास्क जो है अगर उसका ढक्कन को आप बंद कर देते हैं, मान लीजिए एक फ्लास्क है, फ्लास्क को मैं 2 लेयर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए, ये फ्लास्क है और इस तरह से अंदर एक खाली जगह रिप्रेजेंट करते हुए मैं फ्लास्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फ्लास्क है और फ्लास्क में एक ढक्कन भी लगा देते हैं। ये पूरी तरह से ये जो है बंद है। ऑब्वियसली ये जो ढक्कन है, ढक्कन से भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। सो ऐसा ये क्लोज्ड फ्लास्क है, इसका ढक्कन लगा हुआ है। सो इस तरह से एक फ्लास्क है। तो यहाँ पर हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ढक्कन लगा हुआ है, तो मास का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, और हम किसी भी तरह से इसे कंप्रेस करके, एक्सपैंड करके हम वर्क नहीं करवा सकते हैं, ना तो सिस्टम पे ना तो सिस्टम से। तो इस तरह का जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली, अंदर का जो सिस्टम है कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो गया सराउंडिंग से। सराउंडिंग से अब कोई इसका लेना देना नहीं है, ना मैटर का लेना देना है, ना हीट का लेन देन है, और न ही काम के माध्यम से, वर्क के माध्यम से हम इसके जो इंटरनल वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स है, उनमें किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग। सो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ये। अब 2 तरह का सिस्टम है, थर्मली आइसोलेटेड और मैकेनिकली आइसोलेटेड। अब नाम से ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। पहले तो मैं आइसोलेटेड में ये लिख दूँ कि इसमें तीनों का जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, सिस्टम है, एक तरह का सिस्टम है थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से आप समझ पा रहे हैं आइसोलेटेड तो है, लेकिन ये थर्मली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। तो मैं आइसो लिख दे रहा हूँ फॉर आइसोलेटेड। थर्मली आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें मास का भी एक्सचेंज नहीं होता है और हीट का भी एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन वर्क का एक्सचेंज हो सकता है। किस तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कैसा सिस्टम हो सकता है, उसके साथ बाउंड्री कैसा हो सकता है कि आपको थर्मली इसे आइसोलेटेड करना है, लेकिन इसमें वर्क किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक फ्लास्क जैसा ही सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। फ्लास्क जैसा ही है ये सिस्टम, लेकिन इसमें ढक्कन नहीं होगा, बल्कि पिस्टन होगा। पिस्टन भी ऐसा होगा कि उससे हीट का एक्सचेंज ना हो पाए। तो यहाँ पर भी ये पिस्टन को भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये हो गया पिस्टन, ये पिस्टन हो गया। और पिस्टन को हम दबा के या खींच के हम इस पे काम कर सकते हैं या इससे काम ले सकते हैं, इस सिस्टम से काम ले सकते हैं, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसे ऊपर नीचे करते हुए, पिस्टन को ऊपर नीचे करते हुए वर्क जो है किया जा सकता है इस सिस्टम पे, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो इस तरह के सिस्टम में ऑब्वियसली मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज आप किसी सिस्टम में रोक दे सराउंडिंग से,
अगर हीट का ही ट्रांसफ़र ना हो पाए तो मास मैटर का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? वो तो इम्पॉसिबल सिनेरियो है ना। तो यहाँ पर मास का भी एक्सचेंज नहीं होता है और हीट का भी एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन काम के माध्यम से, वर्क के माध्यम से सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच एक कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे कि इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं सिस्टम के, वो चेंज कर सकता है। अब जो चौथा तरह का जो सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसे मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। मैकेनिकली मतलब वर्क इसमें नहीं किया जा सकता है। मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम, वर्क इसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन हीट का एक्सचेंज इसमें हो सकता है। ऑब्वियसली मास का भी एक्सचेंज नहीं होता है इसमें। सो यहाँ पर वर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम हमें कंसिडर करना होगा जहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो। तो एक कंटेनर, मेटालिक कंटेनर हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उसमें ढक्कन लगा हुआ है, उसमें लिड लगा हुआ है, उसमें ढक्कन लगा हुआ है, जिसके कारण, और ये बंद है पूरी तरह से, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें इसे कंप्रेस करके वर्क नहीं किया जा सकता है या एक्सपैंड करके वर्क नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मेटालिक है, फ्लास्क नहीं है, मेटालिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हीट का जो एक्सचेंज है, हीट का एक्सचेंज यहाँ पर होगा। और वर्क का एक्सचेंज अगर आप यहाँ पर रोक ले, या फिर वर्क करने से अगर आप रोक दे सिस्टम को, या फिर सिस्टम पे वर्क करने से आप सराउंडिंग्स को रोक दे, तो ऑब्वियसली मास का भी एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन में ये नहीं हो सकता है, वर्क नहीं किया जा सकता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये जो था, ये था थर्मली आइसोलेटेड। सो ये था थर्मली आइसोलेटेड का एग्जांपल, और ये है मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम। सो इस तरह से थर्मोडायनामिक सिस्टम को 5 मेन कैटेगरीज़ में, बेसिक कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया जा सकता है, और इसी तरह के अलग अलग सिनेरियो में आपको अलग अलग तरह का सिस्टम मिल सकता है। उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जैसे कि हम जो डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स का, वो डेफिनेशन हम देख रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हीट, वर्क, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एट्सेट्रा एंड देयर रिलेशन टू द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का अगर देखें तो एक सिस्टम में अलग अलग तरह का एनर्जी वो पोजेस कर सकता है। जैसे कि मान ले ये तो ऑब्वियसली मूव करेगा, पार्टिकल्स जो है ये मूव करेगा, मूव करने के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मान ले ये मॉलिक्यूल है, अगर मान ले कि ये मॉलिक्यूल है तो इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन के कारण भी इसके पास एनर्जी होगा, और साथ ही साथ ये वाइब्रेट भी करता है। ऐसे इसके पास एनर्जी होने के कारण जो है ये एटम्स जो है इस मॉलिक्यूलर सिस्टम में एटम्स जो है, इसका जो सेंटर्स होता है, ये एक दूसरे से कभी दूर जाता है, कभी करीब आता है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट भी करता है, जिसके कारण कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, एक अलग तरह का काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड के कारण भी इस सिस्टम के पास एनर्जी होता है। ये जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के कारण भी एनर्जी होता है। तो अलग अलग तरह का एनर्जी ये पोजेस करता है। किसी भी तरह का आप सैंपल लें, उस सैंपल का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग तरीके का एनर्जी पोजेस कर सकता है। तो वो सारे एनर्जीज़ को एक साथ इकट्ठा करके इंटरनल एनर्जी में कंसिडर किया जाता है। अब दो टर्म्स है, एक तो है एंट्रोपी और दूसरा एंथैल्पी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th के लिए केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है। तो आगे चल के इस चैप्टर में हम एंथैल्पी पे डिटेल्स में बात करेंगे। एंट्रोपी पे हम बात करेंगे जब हम फिज़िक्स के थर्मोडायनामिक्स प्लेलिस्ट को विज़िट करेंगे तब, या उस चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे, उस समय एंट्रोपी पे हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पर एंथैल्पी पे हमारा ध्यान ज़्यादा होगा। और ये जो सारे टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनके बारे में डिटेल्स में हम अब आगे के वीडियोस में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना है। तो उन सारे वीडियोस को मिलाकर जो प्लेलिस्ट बनेगा, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो लिंक फिज़िक्स के लिए प्लेलिस्ट जो बनेगा, केमिस्ट्री के लिए जो प्लेलिस्ट बनेगा, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब हम लोग अगले वीडियो में थर्मोडायनामिक्स का जो लॉज है शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। सो उस लॉ के बारे में बात करेंगे। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।